दोस्तों मेरे क्लाइंट ना हमेशा मुझे फोन करके एक चीज के लिए बड़े परेशान रहते हैं। सर 6 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपए चार अकाउंट में जमा कर दूं, मम्मी के में, पापा के में, वाइफ के में, बच्चे के अकाउंट में जमा कर दूं, वो तो माइनर है सर। और फादर मदर की में आइटम भी नहीं भरता, 5 लाख तक माफ है। अच्छा सर ऐसा करूं 49,49,000 करके 5-6 महीने में जमा कर दूं। अच्छा सर ऐसा करूं मेरा एक बैंक अकाउंट है, वहां पे पैन नंबर अटैच नहीं है, उसमें जमा कर दूं 2-2 लाख करके। सर मेरे पास 4 बैंक अकाउंट है सेविंग के, चारों बैंकों में अलग अलग कर दूं। किस तरह के जुगाड़ लगाने में लगे होते हैं कि किसी तरह वो 6 लाख का जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए या अकाउंट फोर हो जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों मैंने बनाई है कैश डिपॉजिट को लेके कि किस तरह इनकम टैक्स वाला कैश को फॉलो करता है। यानी कि आप जो कैश अपने पास हाथ में रखे हुए हैं या बैंक में जमा करते हैं या उससे कोई परचेजिंग करते हैं, तो इनकम टैक्स के क्या रूल हैं और इनकम टैक्स वाले उसको किस तरह फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो उसके इलाज में बड़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि ससुरा चाइना वाला भी बता नहीं रहा कुछ भी, लेकिन बताएगा। लेकिन वो बताए ना बताए, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने उस कैश को कैसे अकाउंट फोर कर सकते हो। और दोस्तों मैंने इसमें एक वीडियो और बनाई है, वो भी जरूर देखना कि अगर आपने कैश जमा करा दिया है और आप उसमें फंस चुके हो, आपने मेरी वीडियो लेट देखी, तो आप किस तरह इनकम टैक्स में उसे हैंडल कर सकते हो। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो दिखाई है। तो आज मैं आपको बताऊं कैश डिपॉजिट में कि आईटी का रूल क्या है दोस्तों, कैसे इनकम टैक्स वाले इसको ट्रैक करते हैं और क्या लिमिट है अमाउंट की। यानी कि मैं 4 लाख कैश जमा कर सकता हूँ क्या, 5 लाख कर सकता हूँ क्या, 10 लाख कर सकता हूँ क्या। बहुत सारे लोग आपको लॉजिकल एडवाइस देंगे जो बिल्कुल बेकार की है, क्योंकि गूगल पे और बाकी यूट्यूब चैनलों पे दोस्तों आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं। लेकिन हमारा चैनल बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी। अल्टरनेटिव क्या है, यानी कि मैं मना कर रहा हूँ भैया कैश जमा नहीं कराना बैंक अकाउंट में, तो कुछ अल्टरनेटिव भी तो बताऊंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और दोस्तों अगर जमा कर दिया है, आपको बता चुका हूं दोस्तों मैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि अगर आपने जमा कर दिया है तो आपने उसे कैसे हैंडल करना है, कौन कौन से कागज पहले संभाल के रखने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे इनकम टैक्स वाला पूछेगा या इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन वाला आपसे पूछेगा और आपको कैसे कैसे परेशान करते हैं, पूरा डिटेल के अंदर बनाया है। और दोस्तों एक बात बता दूं, इनकम टैक्स के अंदर कैश को लेके मैं हर साल 50-60 केस कराता हूं, इससे मैं हजारों केस करा चुका हूं। और हर तरह का आदमी आता है मेरे पास, कैश को लेके लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो बड़े ट्रिकरम लगाने पड़ते हैं कैश को लेके और उनके केस में करवाता हूं। तो उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके मैंने आज की और जो दूसरी वीडियो है वो दोनों वीडियो बनाई है। कोई भी पॉइंट आज मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कैश को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। और टू द पॉइंट क्या रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक छोटी सी जर्नी पे लेके चलता हूँ आपको कि भैया पूरा प्रोसीजर एक्चुअल में होता क्या है, और फिर धीरे धीरे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले सर क्या करते हैं आप लोग, कैश जमा कर देते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। जब आप बैंक में जमा कर देते हो तो बैंक वाला क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन वाले को, यानी कि इनकम टैक्स में एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है जो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है भैया कि आपने कैश जमा क्यों कराया, आपकी आइडल क्या थी, उस बारे में वेरिफिकेशन करने के बाद वो केस ट्रांसफर करता है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि भैया मैंने इसको वेरीफाई कर लिया यार, इसमें दिक्कतें हैं, तो इस केस को अपने तरीके से लीगली हैंडल कर ले। फिर क्या होता है दोस्तों, वो क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा आपको कि भैया मुझे बताइए आपने कैश क्यों जमा कराया, क्या रीजन था, ये कैश कहाँ से आया, ब्लैक मनी तो थी नहीं थी। क्योंकि इस प्रोविजन का जब से मोदी सरकार आई है वो चाहती है कि जो कैश ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ब्लैक मनी को ट्रैक करना है, तो ब्लैक मनी को पकड़ना है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ तो क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया तो बोलेगा बहुत बढ़िया बात है भैया, कोई बात नहीं, आपका कैश था, आपने सेल करी थी या आपने उधार लिया था, चल जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ दोस्तों, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। 100% से 400% तक होती है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए अकाउंट के अंदर तो आपसे वो 10 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे या उसके बदले 40 लाख रुपए वसूले जाएंगे। प्रैक्टिकल मैंने एक नोटिस भी दिखाया है, ऑर्डर भी दिखाया है, और ये 400 और 100% जो दिखा रहा हूँ वो भी दिखाया है नोटिस में, वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों इसके बाद शुरू होती है टेंशन। कई क्लाइंट मेरे ऐसे हैं बेचारे कैश को लेकर इतना परेशान रहे हैं, सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम क्या सोचते हैं ना, आज है यार, आज के किसी काम कर ले, देखा जाएगा। और होता क्या है दोस्तों कि मैं क्या करता हूँ, पूछता हूँ दूसरे से, भैया तूने कैश जमा कराया था, हाँ मैं जमा कराया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, 2 साल हो गए। दोस्तों कैश के जो नोटिस होते हैं इस तरह के 4 से 5 साल बाद आते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैंने भी कैश जमा कराया था यार कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं पकड़ता, कैश जमा कर ले, 49 कर ले, 2-2 लाख कर ले, उसने भी ऐसा किया था, उसने भी ऐसा किया था, बिल्कुल थर्ड क्लास बकवास है, बिल्कुल बातों में बताना। 4-5 साल बाद नोटिस आते हैं और 4-5 साल बाद कितनी प्रॉब्लम होती है आपको वीडियो में दिख जाएगा जो मैंने प्रैक्टिकल बताया है नोटिस के साथ। अब दोस्तों अगला आपको समझ में आ गया, पूरा प्रोसीजर ये होता है। अब प्रोसीजर में स्टेप सबसे पहले बनाता है कैश डिपॉजिट रूल। क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स के अंदर किस तरह से इसको ट्रैक किया जाता है। दोस्तों पहले बता दूं, जो ये वीडियो है
प्योरली कैश के ऊपर है, यानी कि जब हम कैश गिनते हैं ना, नगद मेरे पास आया वो जमा करा उसकी बात हो रही है। इसके अंदर कोई भी आरटीजीएस, यूपीआई, एनएफटी या डीडी नहीं है। यानी कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, जिसको डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है सिर्फ कैश को लेके कि आपने कैश जमा कर दिया। ब्लैक मनी को ट्रैक करने के लिए बता चुका हूं मैं कि इसीलिए रूल बनाया गया कि ब्लैक मनी जो आपकी कैश में होती है, यानी कि प्रॉपर्टी बेच देते हैं उसमें ब्लैक आता है, मैंने कोई कैश में सेल करी दिखाई नहीं वो ब्लैक है, उसको ट्रैक करना है। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट होंगे, सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, करंट अकाउंट के अंदर बात नहीं हो रही, करंट अकाउंट का रूल अलग है, सिर्फ सेविंग की बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका ज्वाइंट में हो, चाहे आपके अलग अलग बैंकों में हो, चाहे एक ही बैंकों में हो, चाहे एक ही बैंक की 2-3 ब्रांचों में हो, साथ में माइनर अकाउंट का भी दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं। माइनर अकाउंट खुलवा देंगे और उसमें कैश जमा करते रहेंगे 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, ये सब पता है दोस्तों। आप भी जुगाड़ करते रहते हो और डिपार्टमेंट को नहीं पता ये चीजें। दोस्तों जुगाड़ वो होता है जो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति करे, जब सारे व्यक्ति को करने लगते हैं तो जुगाड़ खत्म हो जाता है। तो जितने भी अकाउंट है वो लेगा, ज्वाइंट में लेगा जो आपकी वाइफ के साथ है, पैनल अकाउंट लेगा, सारे बैंक अकाउंट, सब सेविंग अकाउंट, मोर देन 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के फाइनेंशियल के अंदर 10 लाख की लिमिट है। अगर ये सब चीजें फुलफिल कर दी तो आपकी इंफॉर्मेशन बैंक के थ्रू इनकम टैक्स वाले के पास जाएगी। अब इसके अंदर कुछ क्लैरिटी आपको देता हूँ कि क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर। भैया मैं कैश की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों? फाइनेंशियल होता है इस केस के अंदर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी कि अगर 10 लाख की बात कर रहा है बैंक वाला जो इनकम टैक्स को भेजेगा, तो आपका 1 अप्रैल को काउंट करेगा और 31 मार्च को खत्म करेगा। इसके बीच में जितने भी आपने कैश जमा कराया है, अगर 10 लाख से ऊपर हुआ तो वो उसको भेजेगा। मैं बता दूंगा आपको सारे सेविंग अकाउंट, ज्वाइंट अमाउंट कौन सा, सारा कैश डिपॉजिट, जितना भी कैश जमा कराओगे, चाहे आपने वो विड्रॉल करके जमा कराया हो, सेम बैंक का होगा तो भी, दूसरे बैंक का होगा तो भी वो काउंट कर लेगा। आपने एक अकाउंट से 8 लाख रुपए निकाले, इस बैंक में जमा कर दिए, भैया अर्जेंट था, चेक लगा हुआ था मेरा, आरटीएस देनी थी, 8 लाख रुपए अगले निकाले फिर जमा कर दिए, चेक लगा हुआ था, आरटीएस करनी थी। आप कहोगे दिक्कत क्या है यार, मैंने कैश निकाला जमा ही तो कराया है। दोस्तों आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब 16 लाख जमा हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन आईटी वाले के पास जाएगी, आईटी वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपका केस तो खुल जाएगा ना। वो लोग गलती करते हैं। मेरे क्लाइंट ने क्या करा, 30 लाख रुपए एक अकाउंट से निकाले, बेटी की शादी थी, दूसरे अकाउंट में जमा कर दिए। वो कह रहा था निकाल के जमा तो कराए। मैंने कहा भैया तू गलत नहीं है, निकाला जमा कराया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तेरे को इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ेगी और वहां पे सब चीजें बतानी पड़ेंगी। और दोस्तों होता क्या है, एक अकाउंट के चक्कर में, यानी कि जो कैश जमा कराया उसके चक्कर में आपके पूरे बही खाते खुल जाते हैं। पता नहीं आपने क्या क्या कर रखा होता है, प्रॉपर्टी बेची है, ये करा है, वो करा है, कई जगह से पैसा आया हुआ है, और डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर है कि आपसे कैश के अलावा सब कुछ पूछ सकता है। तो ध्यान रखने, गलती ना करें। आपका विड्रॉल आ गया, इसमें कैश की इनकम आ गई, भाई मैं सीए हूँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा सर 10,000 रुपए लो कैश, मैंने कहा ठीक है, मैंने बैंक में जमा कर दिए। बैंक वाले को कोई मतलब नहीं है कि कौन सी इनकम क्या चीज है, उसके अकाउंट में अगर कैश जमा हो गया है तो उसका मतलब वो कैश की रिपोर्टिंग करेगा। आपने किसी से कैश लोन लिया है, आपको इमरजेंसी होती है, आपने कहा यार मुझे 10 लाख रुपए दे दे, उसने कहा भाई मैं चेक नहीं दूंगा, कैश रखा हुआ ले ले, उन्होंने कहा दे दे यार, मुझे जरूरत थी बैंक में, मैंने कैश लिया, बैंक में जमा कर दिया, काउंट होगा कैश लोन भी। आपके लिए लोन है, कोई प्रॉपर्टी का कैश है सबसे ज्यादा, मतलब मैं वीडियो में बोलूँ ना बोलूँ समझ नहीं आया मेरे को, लेकिन जब प्रॉपर्टी का दोस्तों सर्कल रेट से ऊपर का कैश आता है वो ब्लैक मनी होती है, ध्यान रखिएगा। वो लोग भी जमा कर देते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन, उनको उस चीज की समझ नहीं होती। वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी बेची है, उसका कैश है, बुढ़ापे में मैं क्या करूँ, उस कैश को अकाउंट में जमा कर देता हूँ, एफडी करा दूंगा, ब्याज आता रहेगा। इतने परेशान होते हैं सीनियर सिटीजन, इतने परेशान होते हैं इस चीज को लेके, बहुत केस कराता हूँ मैं हर साल, और हर आदमी गलती करता है। आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि भैया प्रॉपर्टी का बेचा हुआ पैसा है ये, क्योंकि वो दोस्तों ब्लैक मनी होती है और आप ब्लैक मनी को अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों स्टेप 1 आपको समझ में आ गया कि आपने अपने अकाउंट के अंदर कैश जमा कर दिया, सेविंग का था, ऐसा था, ये लिमिट थी, ये पीरियड था और ये अमाउंट था। अब बैंक वाला क्या करेगा, दूसरे स्टेप में बैंक वाले की जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं दोस्तों, क्वार्टरली, मंथली और ईयरली इनकम टैक्स के अंदर एक रिटर्न अपलोड करते हैं। जैसे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करते हैं ना, ये भी रिटर्न अपलोड करते हैं। उसमें क्या दिखाते हैं, ये आपका पैन नंबर भेजते हैं, अकाउंट नंबर, एड्रेस और अमाउंट, यानी कि आपने अगर 5.5 लाख जमा करा है वो भी जाता है। 10 लाख से ऊपर तो कंपलसरी है ही है, लेकिन जब बल्क में आप जमा कर देते हो 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, वन टाइम डिपॉजिट की बात कर रहा हूं मैं, उस केस में जाता है। या आप 6 लाख रुपए या आप 1 लाख रुपए करके 6 लाख जमा कर देते 6 महीने में, वो इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों यहाँ जाती है। मैं केस कराता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। 10 लाख से ऊपर की जब लिमिट है भाई तो क्यों जाएगी दोस्तों, उसे मेरे पास भेज देना, उसको मैं नोटिस भेज दूंगा, दिखा भी दूंगा कि ऑर्डर के अंदर 4-4 लाख रुपए तक के केस भी आए हैं कि 4 लाख रुपए जमा कराया जी, बताओ कहाँ से आए। तो ये चीज आती है। अगर आपका पैन नहीं है
कई लोग कहते हैं सर मैं देख कर आया हूँ, मेरे पैन कार्ड अटैच नहीं है बैंक अकाउंट में, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन कर लो क्या। अगर पैन नहीं दोस्तों, वो भी जाती है, वो किस बेस पे जाती है, वो एड्रेस के बेस पे जाती है। तो उसमें एड्रेस जाता है, तो ये मत सोचना कि मेरा पैन कार्ड अटैच नहीं है, मैंने एक सरकारी में खुलवा लिया, मैंने एक अर्बन में खुलवा लिया, थर्ड क्लास बैंक है वो, तो कोई पूछता भी नहीं वहाँ पे, सब बेवकूफ बनती है। छोटा अमाउंट होगा तो भी बता दिया मैंने, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10-10 हज़ार रुपए के डेली जमा करा लो, 49 करके डेली जमा करा लो, मारे जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं बचने का। दिखाऊंगा भी कहाँ चेक करना है आपने ये। अब दोस्तों आपने स्टेप 2 चेक कर लिया कि भैया स्टेप 2 के अंदर बैंक ने रिपोर्ट कर दिया, किसको, इन्वेस्टिगेशन वालों को, मेरे पास पैसा था, गलती कर दी मैंने। अब इन्वेस्टिगेशन वाला क्या करता है, मेरी इन्फॉर्मेशन उसके पास चले गई, मेरा पैन चला गया, मेरा अमाउंट चला गया, मेरा एड्रेस चला गया, सब कुछ चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन वाला क्या करेगा दोस्तों, क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन वाला मैच करेगा आपकी आईटीआर से कि भैया इस व्यक्ति ने 12 लाख रुपए कैश जमा कराया है, इसके बाद आईटीआर चेक करूं। आईटीआर होगी हमारी कितने की, 2.5 लाख जब माफ था 2.5 लाख भर रहे थे, फिर 5 लाख माफ हो गया, 5 लाख भरेंगे, अगली बार 10 लाख माफ हो जाएगा, तो मैं 10 लाख की ही आईटीआर भरूंगा, ये हमारे में कमी है। वो चेक करेगा 12 लाख का कैश जमा कर रहा है, आईटीआर भर रहा है 5 लाख की, चोरी है पक्का। जो आदमी 12 लाख जमा कर रहा है उसकी 5 लाख इनकम कैसे हो सकती है, वो आपके ओल्ड रिकॉर्ड से मैच करेगा। वो देखेगा क्या आप पिछले साल की देख लेता हूँ आईटीआर यार, क्या तो पिछले साल 20 लाख की भरी हो, 15 लाख की भरी हो, क्या पता पिछले साल का पैसा हुआ हो, अब जमा कराया हो। पिछले साल तो आपने उतना आईटीआर ना भरी हो, तो या वो भी 1.5 लाख की भर रही हो, 2.5 लाख की भर रही हो, जितनी इनकम माफ होती है उतनी ही समझ रहे हो आप, हद भी रहोगे। अगर उसको डाउट हुआ तो फिर वो आपको नोटिस भेजेगा, वो आपसे पूछेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भैया आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराया है। क्या करेगा वो, आपको अमाउंट नहीं बताया कभी भी, बहुत चलाकी चलते हैं इनकम टैक्स वाले, कभी भी आपको ना तो बैंक अकाउंट बताएंगे ना अमाउंट बताएंगे। क्यों, हो सकता है कि आपने 12 नहीं 25 लाख जमा कराया हो, वो अगर 12 लाख करेगा तो आप 12 लाख के रिप्लाई करोगे, तो आप हो सकता है कि 12 की जगह वो दूसरा 13 लाख लेके पहुंच जाओ। वो बोलेगा अच्छा 13 लाख इसमें भी जमा हुआ है और भाई 12 लाख में मेरे पास है, इसका मतलब 25 लाख है तेरा। तो कई बार वो ऐसी चलाकी भी चलते हैं, तो आपसे पूछेगा, फिर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा दोस्तों। आप बताओगे कि भैया इस तरह कंडीशन थी, ये मेरा कैश था, मैंने जमा कराया था, ये इसका सोर्स है, इस वजह से मैंने अकाउंट के अंदर जमा करा और उसका मैंने ये यूज करा है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाला बोलता है कि हाँ यार तेरी पिछली आईटीआर कम थी या आईटीआर आपकी 25 लाख की थी, तो बोलेगा यार आईटीआर 25 लाख की है, बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते दोस्तों। आपके पास तो 2 हफ्ते लगेंगे, बैंक में चक्कर काटोगे, उनके पास सिस्टम होता है, अकाउंट नंबर डालते पिछले कितने भी सालों की स्टेटमेंट धड़ल्ले से निकल जाती है। मैं उनसे कहता हूँ सर 3 दिन लगेंगे बैंक स्टेटमेंट निकालने में, वो कहता है कोई ज्योति से निकाल ले जरा, डाला अकाउंट नंबर आ जाती है। मैं भी कई बार चक्कर आया, तो यार डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर है, बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे, डिपार्टमेंट में 5 सेकंड के अंदर स्टेटमेंट भरा जाती है। तो वो अगर सेटिस्फाई हो रहे, चेक कर लिया हाँ यार पिछले साल कैश निकला हुआ था, आईटीआर मैच कर रही है, ये ओके, तो इसका केस क्या करो, क्लोज कर दो या ड्रॉप कर दो। हम सेटिस्फाई हो गए, ठीक है यार जेन्युइन कैश था, पिछले निकला हुआ है, विड्रॉल निकली हुई है पीछे, जो भी रीजन था इस वजह से ये ठीक है। ये अगर नहीं हुआ खुश इन्वेस्टिगेशन वाला, तो फिर केस ट्रांसफर कर देगा इनकम टैक्स ऑफिसर को, जो लीगल प्रोसीडिंग करेगा। ध्यान रखिएगा, केस कभी भी, चाहे ये कैश का मामला हो, प्रॉपर्टी का हो या कोई सा भी हो, पहले केस इन्वेस्टिगेशन में जाता है, वो लोग वेरीफाई करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो लीगल प्रोसीडिंग के लिए इनकम टैक्स वाले को भेजते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन केसों में टाइम लगता है, 4-5 साल का टाइम मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस साल तो चेक करेंगे कि आप आईटीआर भरोगे या नहीं। मान लीजिए इस साल आपने कैश जमा कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, उसने कैश जमा कर दिया, 21-22 की आईटीआर भरोगे आप अगले साल, उस अगले साल का नोटिस का टाइम आएगा उससे अगले साल, तो 3 साल तो दोस्तों वैसे ही हो गए नॉर्मल टाइम के लिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कैश जमा होने का, तो उसमें टाइम लगता है 4-5 साल का, और 4-5 साल तो मुझे याद ही नहीं होता है कि मैंने क्या करा हुआ है, उसका भी मैंने जुगाड़ बताया हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन के पास दोस्तों चला गया, सेटिस्फाई हो गया, ड्रॉप कर दिया, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करेगा, इनकम टैक्स वाले के पास जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या उन्हें क्या बोलूँगा मैं, ससुर जी बोल लेता हूँ मैं, मतलब जो परेशान करते हैं ना उस टाइप का। हालांकि मुझे कोई परेशान नहीं करता, अच्छे लोग होते हैं, अगर सही से रिप्लाई करो, प्रॉपर सेटिस्फाई कर दो, तो इनकम टैक्स वाला क्या करेगा, आपको लीगल नोटिस भेजेगा, प्रॉपर पूछेगा कि भैया बताइए इसका सोर्स क्या है, ये आपने टैक्स की चोरी करी है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो चुका है यहाँ पे। अब बताइए इस टैक्स का क्या करूँ, आपके पास मौका आ जाएगा क्या, या तो आप उस पर टैक्स पे कर दो कि भैया हाँ यार गलती हो गई, ये टैक्स में जमा कर दिया, प्रॉपर्टी का 2 नंबर का कैश था, या मैंने पिछली आइटम में दिखाया नहीं, या आइटम नहीं भरी, आप उसको आइटम फाइल कर दो और उसके ऊपर टैक्स पे कर दो। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, उसको लगा यार जेन्युइन आदमी था, जेन्युइन रीजन था, सीनियर सिटीजन है, टैक्स पे कर दिया है, तो क्या करूँ, सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई है, बात खत्म, मामला वहीं पे रफा दफा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ
तो दोस्तों आप पे टैक्स लगाएगा, आप पे पेनल्टी लगाएगा और ये 400% तक जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एक्चुअल में असेसमेंट ऑर्डर दिखाता हूँ, जिसके अंदर असेसी ने मेरे कैश जमा कराया और उसके ऊपर 400% का टैक्स कैसे लगा वो भी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों ये असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट है जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा मेरे ही क्लाइंट के केस में, जो बाद में मेरे पास आया है। सारा काम खराब करने के बाद खुद ही उसने बड़े कैजुअल तरीके से रिप्लाई कर दिया। देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने अकाउंट नंबर लिखे, बैंक का नाम लिखा और जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा हुआ था, जैसे 2 लाख रुपए बल्क में जमा हुआ, कुछ पैसा 1 लाख करके 7 लाख 10 इसमें जमा हुआ, फिर 2 लाख इसमें, 23 लाख 86 इसमें, 38 लाख 86 इसके अंदर, और एक अकाउंट और था इंडस बैंक का, उसमें 38 लाख 86 हज़ार जमा हुए। पूरा पार्ट मैंने नहीं दिखाया है, अकाउंट में छुपा दिए हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट का केस था, कॉन्फिडेंशियल होता है। टोटल 73,82,500 रुपये का एडिशन करा और जिसके ऊपर उसने टैक्स मांगा, यानी कि इतना कैश इसके में वाकई में जमा हुआ था। अब दोस्तों जब 73,82,000 जमा हो गया तो क्या हुआ, वो क्या करता है, इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी 10,59,000 रुपये की, इसके अंदर इसको ऐड कर दिया तो आपकी इनकम बना दी उसने 84,42,240। अब इस इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा दोस्तों, मैं आपको बताया था ना 60%। देखिए लिखा हुआ इनकम इज बीइंग टैक्सेस एट द रेट 60% एप्लीकेबल फॉर AY 1718 और पेनल्टी भी लगा रहा है 271AA की, जिसके अंदर 10% मैंने बताया था लग जाती है उसके हिसाब से। देखिए 73 लाख का यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, 73,82,000 रुपये का एडिशन हुआ है इनकम में, और जो डिमांड निकली दोस्तों कितनी निकली है, 78,94,000, यानी कि जितना कैश जमा कराया दोस्तों उससे भी ज़्यादा की डिमांड आ गई। 60% का टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% का एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, वो मिला के प्लस उसमें इंटरेस्ट लगता है। जितने भी साल का केस हो आपका, इधर सिर्फ 2 साल के बताया है, जो 6 साल बाद आते हैं उसमें 6 साल का लगता है, तो ये डिमांड 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी परेशानी होती है। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अब मैं चलता हूँ सीधा अपने डैशबोर्ड पर। देखा दोस्तों मैंने अभी आपको अपने ही क्लाइंट का एक प्रैक्टिकल ऑर्डर दिखाया, उसने अपने आप ही रिप्लाई दे दिया, सब कुछ अपना आप ही कर दिया। उसको लगा यार बहुत जनरल चीज़ है, उसने 4 लोगों से पूछा, सबने बोला हाँ रिप्लाई कर देना, बड़े ही कैजुअल वे में रिप्लाई करा है। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट आपकी एक एक चीज़ का ध्यान रखता है। मेरे पास 4 लाख का कैश का भी आता है रिकॉर्ड और 10 लाख का भी आता है, 50 लाख का भी आता है। कोई भी व्यक्ति कैश जो जमा कराता है बचता नहीं है। अब इस कैश को दोस्तों मैनेज कैसे करना है, हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई दूसरी वाली उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है यहाँ पे, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्रैक्टिकल बताया है कि कैसे मैं अपने क्लाइंटों के केस कराता हूँ, कौन कौन से कागज जमा करता हूँ और इनकम टैक्स ऑफिसर को किस तरह हम सेटिस्फाई करते हैं, और कौन कौन से ऐसे जुगाड़ हैं कि जब हम कैश जमा कर देते हैं हम लोगों को अपनाने चाहिए या मैं प्रैक्टिकली अपनाता हूँ। यहाँ पे मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। एक तो कभी भी आप इनकम टैक्स हो या कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो, कभी भी रिप्लाई मत कीजिए अपने आप। क्या होता है, हम लोग बहुत कैजुअली अपने आप ही लेटर लिख देते हैं, तो दोस्तों बड़ा नुकसान होता है। मेरे क्लाइंट मेरे पास कभी कभार आते हैं तो मैं देखता हूँ क्या वो लिख देते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी हमने बेची थी, उसमें हमें कैश मिला था। अब होता क्या है, जब वो वेरीफाई करता है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो कहता है भैया आपने क्या कैश दिया है, वो मना कर देता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को रिकनसाइल करते हैं कि भैया कहीं ये चीज़ गलत ना बोल दें, कहीं हमें इस चीज़ में ना पकड़ा जाए, ऐसा ना हो एक चीज़ के चक्कर में 4 चीज़ें पकड़ी जाए। क्योंकि आप जिंदगी में एक केस करा रहे हैं और इनकम टैक्स वाले के पास हजारों केस आते हैं हर साल कैश को लेके, और पूरा प्रोसीजर है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन केस में 70 साल के सीनियर सिटीजन जिसको कैंसर हुआ है, मैं उसका केस कराया था, इनकम टैक्स वालों ने 1% भी सिंपैथी नहीं दिखाई। तो आपको अगर ये लगता है कि यार सीनियर सिटीजन है, मरने वाले मेरे फादर, उनके अकाउंट में कैश जमा करा दिया है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। इनकम टैक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो किया जाता है, एक्ट को फॉलो किया जाता है। उससे आपकी उम्र से या आपकी बीमारी से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एडिशन करनी है, उसको टैक्स लेना ही लेना है। तो कभी भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपने कैश जमा कर दिया है और आपको कोई रिप्लाई करना है, चाहे इन्वेस्टिगेशन में या इनकम टैक्स ऑफिसर में, यकीन मानिए प्रोफेशनल की सर्विस लीजिएगा, किसी सीए को अपॉइंट कीजिएगा, सबसे पहला केस से लेके आखिरी तक सीए को ही रिप्लाई करने दीजिएगा। और यहाँ पे बात और बता दूं, रिप्लाई करते हुए भी ध्यान रखिए कि क्या वो इसके लिए कॉम्पिटेंट है, क्या उसने कोई पहले केस करा रखा है। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद, जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील, इसके बाद का स्टेप जो होता है, वहाँ पे दोस्तों इतने खराब केस आते हैं। लोग क्या करते हैं, 500 रुपये और 1000 रुपये के चक्कर में आपके गलत रिप्लाई फाइल कर देते हैं और आप सस्ते के चक्कर में मारे जाते हो।
आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको इनकम टैक्स के रूल जो कैश डिपॉजिट को लेकर है बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी और कैश को किस तरह मैनेज करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन में लेके मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। साथ में लाइक कर दीजिएगा और आपकी अगर इससे कुछ जुड़ी हुई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, साथ में मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। हो सकता है जो कमेंट बॉक्स में बताऊँ उससे ज़्यादा आपको मेरे चैनल पे जाके पता चल जाए। और दोस्तों आपका अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपीरियंस है, भैया आपने कैश जमा कर दिया, आपने उसे हैंडल कैसे करा और आपने किसी कंसल्टेंट को दिया, उसने आपका केस खराब कर दिया और आप उस सिचुएशन से कैसे निकले, कोई भी एक्सपीरियंस है, मजेदार किस्सा अगर कुछ है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसको पढ़ूंगा और लोगों को भी बताऊंगा आगे कि भैया किस तरह से लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। साथ में दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग जाने अनजाने में कैश को जमा कर देते हैं और इस तरह फंस जाते हैं इतनी बुरी तरह कि इससे निकल ही नहीं पाते। जल्दी लौटूंगा दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।